हेलो एवरीवन, देखिए अब इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस करते हैं। फ्रिंजेस आपको पता ही है, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास फ्रिंजेस बनी थी, उसमें आपको याद है इस तरीके से ये हमारे पास ब्राइट बनी थी फ्रिंज, और एक फिर डार्क बनी थी इस तरीके से। ठीक है, फिर हमारे पास ब्राइट बनती थी और फिर डार्क बनती थी, इस तरीके से सॉन चलती रहती थी। तो ये फ्रिंजेस हैं। ठीक है, तो इनकी इंटेंसिटीज़ की बात करते हैं हम यहाँ पर। ठीक, तो देखो आपको पता है, जैसे मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया था, जहाँ पर हमने रेशो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा किया था, वहाँ पर भी आपको बताया कि दो वेव्स हैं आपके पास। ठीक है, जैसे एक जो वेव हमने ली थी y1, उसका एम्पलीट्यूड a ले लिया, y2 वेव का हमने एम्पलीट्यूड b ले लिया, और जो रिजल्टेंट वेव थी उसका एम्पलीट्यूड हमने r ले लिया था। क्लियर है? तो देखो इंटेंसिटी आपको पता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब डिपेंड जो करती है वो किस पे करती है, एम्पलीट्यूड पे। और किस तरीके से रिलेशन आता है इनका, इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है आपके पास, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, ये आपको पता भी है बात। ठीक, तो यहाँ पर अगर वेव वन की बात करें तो उसकी इंटेंसिटी वन कह लेंगे हम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा वो ए स्क्वायर। ऐसे ही इंटेंसिटी टू वाला किसके हो जाएगा, डायरेक्टली बी स्क्वायर, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड क्या है, बी है। सिमिलरली जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी हमारी मतलब रिजल्टेंट वेव की जो होगी इंटेंसिटी, आई आर से उसे लिखेंगे हम, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो मतलब ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाने के लिए हम इनको कैसे लिखते हैं, इक्वल टू में कांस्टेंट लगा देंगे के, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला आई टू इक्वल टू में के बी स्क्वायर हो जाएगा, और आई आर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये के आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब देखो, जहाँ पर हमने किया था कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहाँ से देखो आर की कोई वैल्यू आई थी हमारे पास। ठीक है, और वहाँ से आर स्क्वायर भी हमें पता था कि कितना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ पर कि क्या है। देखो ज़रा, देखो ये था टॉपिक हमारे पास कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो यहाँ पर देखो आर की ये वैल्यू आई थी आपके पास, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी कोस फाइव। ठीक है, और आर स्क्वायर क्या था यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस फाइव। उसी के बाद आर निकाला था हमने, स्क्वायर हटा के इधर स्क्वायर रूट लग गया था। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू ये है एक तरह से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी कोस फाइव। तो ये वहाँ पर पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो चलते हैं वहीं पर ही। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी कोस फाइव। ये वैल्यू आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पर इनको इंटेंसिटीज़ की टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे। अब देखो के और ये अपॉन में, अब देखो यहाँ से ये था ना आपके पास आई वन इक्वल में के ए स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या बनेगी, आई वन अपॉन में के। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं वो आई वन अपॉन में के, ए स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू भी निकल जाएगी, बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आई टू अपॉन में के। तो यहाँ लिख देंगे हम आई टू अपॉन में के, क्योंकि ये बी स्क्वायर की वैल्यू तो डायरेक्ट बी स्क्वायर की वैल्यू आई टू बाई के पुट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा, टू ए बी कोस फाइव है। ठीक है, अब ये देखो प्लस में, अब यहाँ से टू और ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू यहाँ से कैसे आएगी बताओ जरा, ए स्क्वायर है तो ए की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी, इक्वल टू में अंडर रूट में आई वन बाई के आ जाएगी। समझते हो ये चीज़ें या नहीं, बताओ। ये तो इधर रफ में था वर्क सारा। ठीक, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में, मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ करके, अंडर रूट में आई वन और अपॉन में अंडर रूट में के आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ बी की वैल्यू चाहिए तो बी स्क्वायर यहाँ पर हमें पता ही है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में आई टू बाई के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी लिख देता हूँ मैं इसको आई टू और अपॉन में अंडर रूट में के, और साथ में क्या है हमारे पास, ये कोस फाइव है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो यहाँ से के यहाँ भी है नीचे, और ये पूरा इधर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और ये रूट के इंटू रूट के क्या होता है, रूट के का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ के बचेगा। ठीक है, तो यहाँ भी सिंपल क्या है हमारे पास, के ही है, तो यहाँ भी के हो गया और यहाँ भी के है। तो देखो के यहाँ था बाहर, और नीचे से ये वाला के कॉमन आ गया। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ आई वन प्लस में आई टू प्लस में टू अंडर रूट में, अब ये आई वन और आई टू का अंडर रूट में इकट्ठा ही लिख रहा हूँ। ठीक है, दोनों ही अंडर रूट में इस वजह से। ठीक है, और साथ में कोस फाइव। ये समझे हो स्टेप, रूट के इंटू रूट के क्या होता है, के ही होता है ना, तो इस पूरे में से फिर मतलब अब के कॉमन आ सकता है नीचे वाला। ठीक है, और ये के से यहाँ के कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आई आर और आई आर की जो वैल्यू आ गई अब आपके पास ये आ गई, मतलब इंटेंसिटी, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता चल गया, आई वन प्लस में आई टू प्लस में टू अंडर रूट में आई वन आई टू और ये कोस फाइव। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो वैसे तो देखो, अगर आप ध्यान दे रहे हो, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस फाइव, तो यहाँ बस ए स्क्वायर की जगह आई वन आ गया, बी स्क्वायर की जगह आई टू, और ए की जगह अंडर रूट में आई वन और बी की जगह अंडर रूट में आई टू आ गया। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर, जैसे ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, जैसे यहाँ पर रिजल्टेंट था ये, तो यहाँ हमने मैक्सिमम रिजल्टेंट निकाला था, मिनिमम रिजल्टेंट, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अब इंटेंसिटी भी हम मैक्सिमा और मिनिमा वाली निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो जरा कंडीशन देखते हैं, अगर ये आई आर हमें क्या बनाना है, आई मैक्स बनाना है। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए,
क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले को हम क्या बोलते हैं, ब्राइट फ्रिंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ब्राइट फ्रिंजेस। क्लियर। देखो ब्राइट फ्रिंजेस ये वाली थी यहाँ पर, ठीक है, ये वाली ब्राइट थी यहाँ, ये वाली ऊपर वाली भी क्या थी, ब्राइट थी, ठीक है। तो ब्राइट में क्या होगा, हमारे पास इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी, और जो डार्क फ्रिंजेस रहेगी उनमें हमारे पास इंटेंसिटी मिनिमम रहेगी, ठीक है। तो ये हम मैक्सिमम का केस कर रहे हैं, यानी कि ये ब्राइट फ्रिंज वाला केस है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। तो आई मैक्स निकलेगा यहाँ पर, और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए देखो, अगर हम कह रहे हैं आई मैक्स यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली कहानी करनी है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम कब बन सकता है, जब ये कोस फाई मैक्सिमम हो, और कोस फाई मैक्सिमम किस पे होता है, 1 पे होता है, ठीक है। तो कोस फाई किस पे होता है, 1 पे होता है। ये आप देख भी सकते हो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में, कोस फाई की वैल्यू 1 ही ली थी हमने मैक्सिमा के केस में, और वहाँ पर हमने एंगल्स भी देखे थे उसके कि फाई क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो वहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तो हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, मैक्सिमम के केस में कोस फाई 1 होता है, तो यहाँ आई मैक्स हो जाएगा कितना आपके पास, I1 प्लस में I2, और ये आ जाएगा प्लस में 2 अंडर रूट में I1 I2, क्योंकि कोस फाई तो 1 ही हो चुका है, ठीक है। अब देखो जैसे आपको पता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, तो वहाँ पर ये I1 और I2 इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC में ये आपके पास होता है I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I होता है, ठीक है। ये क्यों होते हैं इक्वल, देखो जैसे वहाँ पर ये दो सोर्स इस तरीके से बनाते थे हम, है ना, 2 स्लिट्स में से निकलता था, और ये पीछे एक सिंगल सोर्स होता था, तो मेन लाइट यहीं से ही आ रही होती थी, वो इसमें से भी निकलती थी, इसमें से भी निकलती थी, तो वो सेम इंटेंसिटी इसकी निकलेंगी। क्लियर है। तो इसलिए I1 इक्वल टू में क्या है हमारे पास, I2, जिसको हमने I से लिख दिया। तो यहाँ पर देखो अब जरा क्या हो जाएगा, आई मैक्स, अगर हम YDSC की बात करें, ठीक है, इसमें हम देखना चाहते हैं इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंज में क्या होगी और डार्क फ्रिंज में क्या होगी, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम में इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, I1 को I पुट करेंगे, I2 को भी I पुट करेंगे प्लस में 2, और यहाँ पर भी इसको हम क्या पुट करेंगे, I1 को I और इसको भी I, तो आ जाएगा I प्लस में 2 अंडर रूट में I इंटू आई स्क्वेयर, ठीक है, स्क्वेयर से ये रूट कट जाएगा, तो देखो कितना बचेगा ये आपके पास, I प्लस में 2I, कितना आ गया ये 4I। तो जो I मैक्स आ गया आपके पास वो कितना आ गया आपके पास, 4I आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। तो ये वैसे भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो ब्राइट फ्रिंज होती है उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, 4I होती है, ठीक है। कई बार 1 मार्क में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वैसे ऐसा। क्लियर। अब इसी तरीके से हम देखो डार्क फ्रिंज के लिए भी बात कर लेंगे। डार्क फ्रिंज के लिए देखो यहाँ पर ये कोस फाई क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और कोस फाई जो होता है मिनिमम में कितना होती है आपके पास वैल्यू इसकी, -1 होती है, ठीक है। और उसमें भी हमें पता है कि कोस फाई -1 कब कब आता है, उसके लिए फाई जो होता है वो हमने पढ़े हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में, वहाँ पर हमने मिनिमा के लिए देखा हुआ है कि क्या बनते हैं फाई, ठीक है। तो यहाँ पर तो जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि कोस फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 मिनिमम के लिए, ठीक है, और वही हमारे पास डार्क फ्रिंज के लिए बनता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास मेन है इक्वेशन IR की, तो यहाँ पर पुट कर देंगे I1 प्लस I2 प्लस में 2 अंडर रूट में I1 I2 मल्टीप्लाई में कोस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, तो ये बनेगा आपके पास I1 प्लस I2, और ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये माइनस में 2 अंडर रूट में कितना आ जाएगा, I1 I2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें भी वही कंडीशन लग जाएगी आपके पास, देखो ये तो चीज़ समझ में आ गई ना आपको, ठीक है, YDSC वाली, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो वो क्या होता है, इन YDSE में क्या होता है आपके पास, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू में I होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा I मिनिमम कितना आ जाएगा, ये था हमारे पास I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू भी I प्लस में I2 की वैल्यू I, और माइनस में था 2 अंडर रूट में I1 I2, तो ये भी I1 I2 दोनों I हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो I प्लस में I माइनस में 2 अंडर रूट में I का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया आपके पास, ये I प्लस I 2I, और ये माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास 2I आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 0। तो ये I मिनिमम कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रही है ये चीज़, ठीक है। तो ये I मिनिमम 0, यानी कि डार्क फ्रिंज में इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 ही होती है, वैसे भी आपको ये नॉर्मल पता ही था, डार्क फ्रिंज है तो इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपसे कोई पूछ ले ब्राइट फ्रिंज की कितनी होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी, 4I, और डार्क की कितनी है, 0 होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए। पता चल गया आपको इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस कैसे करना है हमें, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, इनको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर। ओके जी, थैंक यू।